Hello students, welcome back. Today's fourth video lecture of this chapter Life Processes. Lecture 3 में हमने देखा था कि heterotrophic mode of nutrition के अंदर different types होते हैं. So in the last video lecture हमने saprophytic mode of nutrition and parasitic nutrition cover कर लिया है along with the definitions and examples. In this lecture we will be studying about holozoic nutrition जो कि heterotrophic nutrition का third part है. So holozoic nutrition में this term holozoic, if we split this term, तो holo का meaning होता है whole, zoikos का meaning होता है of animals. That means the organism intakes or ingests the whole food. ठीक है, पूरा का पूरा food खाता है organism. So before telling you the definition of this mode of nutrition, लेट्स हैव अ क्विक रिकैप ऑफ वन थिंग. अगर आपको लास्ट वीडियो लेक्चर याद है तो उसमें मैंने आपको बताया था कि सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज़ डिफरेंट फ्रॉम होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन वन थिंग. किस चीज़ में? सैप्रोफाइट्स जो होते हैं, लाइक ऑल द फंजाई जो होते हैं, वो सारे सैप्रोफाइट्स होते हैं. तो सैप्रोफाइट्स क्या करते हैं? पहले वो फूड को डाइजेस्ट करते हैं आउटसाइड द बॉडी एंड देन फूड इनटेक होता है. मतलब पहले वो डाइजेस्ट करते हैं एंड देन उसको खाते हैं. होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज डिफरेंट. कैसे? उसमें पहले हम फूड इनटेक करते हैं एंड देन डाइजेस्ट करते हैं इनसाइड द बॉडी. मतलब होलोजोइक में पहले हम फूड खाते हैं एंड देन उसका डाइजेशन होता है. सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा. आई एम रिपीटिंग अगेन. सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में डाइजेशन आउटसाइड देन इंजेशन. होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में पहले इंजेशन एंड देन डाइजेशन. राइट. सो नाउ कमिंग ऑन टू द डेफिनेशन. डेफिनेशन होलोजोइक की ये है दैट इट इज़ अ मोड ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म इंजेस्ट द होल फूड एंड देन डाइजेस्ट इट. इंजेशन का मतलब होता है, इंजेस्ट का मतलब होता है फूड इनटेक को हम इंजेशन कहते हैं. तो इसमें आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी. ऑर्गेनिज्म पहले इंजेशन करता है एंड देन डाइजेशन करता है. राइट. There are various examples that you see. Most of the animals that we see around us वो holozoic nutrition perform करते हैं. But यहाँ पे examples हमने ये 3 लिए हैं: अमीबा, पैरामीशियम एंड ह्यूमन. सो इन दिस चैप्टर हम holozoic nutrition पढ़ेंगे अमीबा के केस में, पैरामीशियम के केस में एंड ह्यूमन्स के केस में. राइट. सो स्टेप्स ऑफ holozoic nutrition अगर आप देखें, देर आर 5 steps ऑफ holozoic nutrition, जिनमें पहला है इंजेशन, द नेक्स्ट वन इज डाइजेशन, नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन. जिस ऑर्डर में ये सारे स्टेप्स लिखे हैं, यू विल लर्न दीज टर्म्स इन द सेम ऑर्डर. मतलब आप इसको जो इसका ऑर्डर है उसको आगे पीछे नहीं कर सकते हैं. हमेशा सबसे पहले इंजेशन आएगा, देन फॉलोड बाय डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन. राइट. सो दीज आर द 5 स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन. कोई सा भी ऑर्गेनिज्म हो, दीज 5 स्टेप, कोई सा भी ऑर्गेनिज्म मतलब जो भी वो ऑर्गेनिज्म जो होलोजोइक न्यूट्रिशन परफॉर्म कर रहा है वो ये 5 स्टेप्स हमेशा परफॉर्म करेगा. सो इन टर्म्स का मीनिंग क्या है, लेट्स सी. इंजेशन, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, फूड इनटेक को हम इंजेशन कहते हैं. नेक्स्ट इज डाइजेशन. डाइजेशन का मीनिंग कोई भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, लार्ज साइज मॉलिक्यूल का सिंपल या स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होना विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, उसको हम डाइजेशन कहते हैं. सो द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ दिस टर्म इज कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स टू सिंपल सॉल्युबल फॉर्म विद हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स. सो ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं वो सिंपल सॉल्युबल फॉर्म्स में कन्वर्ट होते हैं. जब वो स्मॉलर फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ओनली देन द बॉडी कैन एब्जॉर्ब दीज सब्सटेंसेस. सो जो नेक्स्ट टर्म है दैट इज एब्जॉर्प्शन. सो एब्जॉर्प्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन सिंपली मीन्स जो भी फूड डाइजेस्ट हो चुका है, स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो चुका है, हमारी बॉडी के सेल्स उनको एब्जॉर्ब करके दे देते हैं ब्लड को. राइट. मतलब डाइजेस्ट हो गया जो फूड स्मॉल पार्टिकल्स में, वो ब्रेक डाउन हो चुका है. नाउ द सेल्स आर एबल टू एब्जॉर्ब देम एंड एब्जॉर्ब करके वो किसको ट्रांसफर कर देंगे? ब्लड को. ब्लड से फिर ये जो डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फूड है ये अलग अलग ऑर्गन्स को जाता है, वहाँ जाके वो फिर उनको दे दिया जाता है. सो एब्जॉर्प्शन का सिंपली मीनिंग क्या होता है? डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब बाय द सेल्स लाइनिंग डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड देन ट्रांसफर टू द ब्लड. सो दिस सिंपली मीन्स एब्जॉर्प्शन. नेक्स्ट द टर्म इज एसिमिलेशन. सो एसिमिलेशन की डेफिनेशन लिखने से पहले
आप सिंपल वर्ड्स में इसको समझिए, एसिमिलेशन सिंपली मीन्स यूटिलाइजेशन या यूज़। कोई भी जो ब्लड ने डाइजेस्टेड फूड दे दिया अलग अलग ऑर्गन्स को, तो उसके सेल्स अब इसको यूज़ करेंगे टू ऑब्टेन एनर्जी, राइट। तो एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है, जब भी जो अलग अलग ऑर्गन्स के सेल्स हैं वो डाइजेस्टेड फूड को यूज़ करेंगे, यूटिलाइज करेंगे टू ऑब्टेन एनर्जी, जिससे कि वो अलग अलग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सके, तो उसको हम बोलते हैं एसिमिलेशन। So the definition is the absorbed food is utilized by cells of different organs to obtain energy required for metabolic activities, right? तो use होना इस digested food का use होना is assimilation, and the last one is egestion. So egestion क्या है, जो भी food हम खाते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो सारा का सारा डाइजेस्ट हो जाए, ज़रूरी नहीं है कि वो सारा का सारा स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो जाए। तो कुछ पोर्शन हमने जो फूड खाया है उसका कुछ पोर्शन अनडाइजेस्टेड रह जाता है, एंड ये अनडाइजेस्टेड फूड बिकॉज इट इज़ नो लॉन्गर रिक्वायर्ड इन द बॉडी, तो ये बॉडी के बाहर निकालना ज़रूरी होता है ना। तो क्योंकि बिकॉज दिस इज़ ऑफ नो यूज़ फॉर आवर बॉडी, तो इजेशन में क्या होता है, एक्सपेलिंग द अनडाइजेस्टेड फूड आउट ऑफ द बॉडी। तो जो भी अनडाइजेस्टेड फूड का बॉडी के बाहर जाना है इज कॉल्ड इजेशन, राइट। सो ये 5 टर्म्स हैं, 5 स्टेप्स हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन में। सो आपको मैंने बताया था एग्जाम्पल्स में, दे आर 3 एग्जाम्पल्स अंडर होलोजोइक न्यूट्रिशन जो हमें यहाँ पढ़ने हैं। सो विल बी स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, दैट इज़ न्यूट्रिशन इन अमीबा। ये डायग्रामेटिकली आप समझ जाएं दैट इज़ सफिशिएंट, उसके बारे में हमें ऐसा कोई पैराग्राफ नहीं लिखना है, तो उसके साथ साथ ही आपको दिख जाएगा कि कैसे अमीबा में न्यूट्रिशन होता है, राइट। सो द फर्स्ट थिंग इज़ इंजेशन, है ना। आपको पता है अमीबा होलोजोइक न्यूट्रिशन परफॉर्म करेगा, तो इसमें हमने इंजेशन के बारे में पढ़ना है। व्हाट इज दिस शोइंग यू, इसमें आपको दिख रहा है कि जो अमीबा होता है, अच्छा आप सबको पता है अमीबा इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। तो इसमें ये सिंगल सेल है, उसके सेंटर में न्यूक्लियस आप देख रहे हैं, एंड इसके सेल मेम्ब्रेन, अमीबा अपना सेल मेम्ब्रेन एक्सटेंड कर सकता है। एक्सटेंडेड सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज स्यूडोपोडिया। तो क्या होता है, जिस भी डायरेक्शन में फूड पार्टिकल अमीबा को डिटेक्ट होता है, सो वो सेल मेम्ब्रेन को एक्सटेंड करके सूडोपोडिया बनाता है एंड फूड पार्टिकल के अराउंड फॉर्म करता है, ठीक है। तो इसमें उसने फूड इनटेक किया, जिसको हमने बोला इंजेशन। नेक्स्ट आफ्टर दिस इज फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। फूड वैक्यूल पहले से नहीं होता अमीबा में, एज सुन एज द अमीबा एनगल्फ्स द फूड, तो फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है। सो होता क्या है कि जो फूड पार्टिकल एनगल्फ कर लिया है अमीबा ने, उसके अराउंड वो फॉर्म करेगा फूड वैक्यूल, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा एक स्टेप है अमीबा में जिसमें हमने देखा है फॉर्मेशन ऑफ द फूड वैक्यूल। सो आपको याद होगा इंजेक्शन के बाद जो नेक्स्ट टर्म होता है वो क्या पढ़ा था हमने होलोजोइक न्यूट्रिशन में, दैट वाज डाइजेशन, ठीक है। तो क्या हुआ इस वाले स्टेप में कि जो फूड उसने एनगल्फ किया, इसके अंदर जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम होंगे वो फूड पार्टिकल को ब्रेक डाउन करेंगे इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डाइजेशन इफ यू रिमेंबर। तो इस डाइजेशन वाले स्टेप में क्या हुआ है कि फूड वैक्यूल के अंदर जो भी फूड पार्टिकल है उसको डाइजेस्टिव एंजाइम्स ने ब्रेक डाउन किया इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। फिर डाइजेशन के बाद क्या होता है, जब वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट जाते हैं, एब्जॉर्प्शन। सो एब्जॉर्प्शन में आप देखेंगे फूड वैक्यूल इज नो लॉन्गर प्रेजेंट अराउंड द फूड पार्टिकल। तो क्या होता है कि जो डाइजेस्टेड फूड है वो साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज हो जाता है, एंड इस स्टेप को हम क्या बोलते हैं, वो कि वो सेल ने एब्जॉर्ब कर लिया उसको, क्योंकि पहले फूड वैक्यूल के अंदर था, अब उससे बाहर आ गया है साइटोप्लाज्म में। देन दिस स्टेप इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट आफ्टर दिस इज एसिमिलेशन। आपको पहले बताया था जो भी एब्जॉर्ब्ड फूड होता है उसको सेल अलग अलग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए यूटिलाइज करता है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एसिमिलेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, राइट, ठीक है। इसमें आपको फूड पार्टिकल एज सच दिखाई नहीं दे रहा है बिकॉज वो यूटिलाइज कर लिया है अमीबा के सेल ने। एंड द लास्ट वन इज जो भी अनडाइजेस्टेड फूड रहेगा जो कि अमीबा के लिए अब यूजफुल नहीं है, वो हो जाएगा इजेशन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अनडाइजेस्टेड फूड इज थ्रोन आउट। तो सेल मेम्ब्रेन के एक पोर्शन से अमीबा अनडाइजेस्टेड फूड को एक्सपेल कर देता है, दिस स्टेप इज कॉल्ड एज इजेशन। तो ये बस डायग्रामेटिकली ऐसे आपको याद करना है। ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो जनरली एग्जाम्स में आता है वो ये है, आपको कुछ इमेजेस दिखाई जाएंगी अमीबा की,
जम्बल्ड अप करके, एंड आपको बोला जाएगा कि न्यूट्रिशन इन अमीबा को एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करिए, ठीक है। तो आपको उसके लिए पता होना चाहिए कि पहले कौन सा हुआ, बाद में कौन सा हुआ। तो लेट्स से कि वो आपको इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, इंजेक्शन दिखा देते हैं जम्बल्ड अप करके, तो आपको ये देखना है कि सबसे पहले हमें इंजेक्शन वाला इमेज लगाना है, देन उसके बाद एब्जॉर्प्शन, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, इंजेक्शन अगर है तो इसमें आपको प्रॉपर ऑर्डर में आप कैसे लगाएंगे, पहले इंजेक्शन, देन डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड इंजेक्शन। तो ऑर्डर बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज आपको ऑर्डर प्रॉपरली पता होना चाहिए कि पहले कौन सा होता है, बाद में कौन सा होता है। बस सिंपल सा है न्यूट्रिशन इन अमीबा। नेक्स्ट आफ्टर दिस इज न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम जो है ये एनसीईआरटी में इसका डायग्राम नहीं है, सो दे आर वेरी लेस चांसेस ऑफ दिस डायग्राम कमिंग इन योर एग्जाम्स। तो क्योंकि नेट से ली गई है इमेज, सो इसमें बहुत एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हैं, तो आपको जो नोट डाउन करनी है दैट आई हैव ऑलरेडी मेड बॉक्सेस अराउंड दोज टर्म्स। तो जैसे आप इसमें न्यूट्रिशन अमीबा में इस स्ट्रक्चर को बनाएंगे एंड जो भी विद इन बॉक्सेस लिखे हुए हैं वो वर्ड्स, टर्म्स, उनको ही केवल आप लेबल करेंगे, राइट। सो यू माइट बी नोइंग कि पैरामीशियम इज ऑल्सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल है उसका ये, एंड इसकी जो शेप होती है वो कैसे होती है, स्लिपर शेप, ऑलराइट। एंड द सरफेस इज सराउंडेड बाय स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जिनको हम बोलते हैं सीलिया। तो ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आपको सरफेस में दिख रहे हैं इनको सीलिया कहते हैं, राइट। सो सबसे पहले आप देखिए बक्कल कैविटी, आपको दिख रहा होगा कहाँ पे, राइट साइड में बक्कल कैविटी देखिए। तो बक्कल कैविटी या इसको हम बोलते हैं साइटोसोम, राइट। बक्कल कैविटी या फिर साइटोसोम इसका नाम है। सो आपको पता है हम होलोजोइक न्यूट्रिशन में पढ़ रहे हैं पैरामीशियम, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, इंजेक्शन। इंजेक्शन मतलब फूड इनटेक, तो ये फूड इनटेक माउथ से करता है, माउथ मतलब बक्कल कैविटी या फिर साइटोसोम, ठीक है। फिर फूड जब अंदर आया तो जस्ट बिलो बक्कल कैविटी यू कैन सी फॉर्मेशन ऑफ फूड वैक्यूल। जैसे ही माउथ से इंजेक्शन हुआ उसके बाद फूड वैक्यूल इसमें बनता है। देन आप प्लीज़ एरो को देखिए, जो रेड वाले एरो हैं कहाँ कहाँ जा रहे हैं। तो फूड वैक्यूल बना, ऐसे घूमते घूमते देन यू कैन सी कि डाइजेशन हुआ है। डाइजेशन का मीनिंग आपको पता है कि फूड वैक्यूल के अंदर वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो रहा है। नेक्स्ट आफ्टर दिस इज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन सिंपली मीन्स कि वो फूड वैक्यूल के अंदर जो स्मॉल पार्टिकल्स में वो ब्रेक डाउन हो चुका है, उसके बाद ये डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब होगा साइटोप्लाज्म में, राइट। एंड इसमें एसिमिलेशन वाला स्टेप मिसिंग है, बट वो आप लिख सकते हैं किसी एक सर्कल के अंदर इनक्लोज करके, कि उस नॉट सर्कल के अंदर, उसको आप सर्कल से ऐसे बाहर निकाल के दिखा सकते हैं कि एसिमिलेट होके वो साइटोप्लाज्म में जा चुका है। एंड लास्ट में क्या होगा, साइटोपाइज आपको दिख रहा है, साइटोपाइज। तो साइटोपाइज क्या है, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ से अनडाइजेस्टेड फूड इजेक्शन होता है उसका, राइट। तो दे आर टू टर्म्स, साइटोसोम एंड साइटोपाइज। साइटोसोम इज जहाँ से इंजेक्शन होगा, साइटोपाइज इज जहाँ से इजेक्शन होगा, अनडाइजेस्टेड फूड विल बी थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी, राइट। तो ये सारे के सारे टर्म्स आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं जो विद इन बॉक्सेज हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर टू मोर टर्म्स, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। सो एंडो सिंपली मीन्स, एंडो का मतलब क्या होता है, इनसाइड, एक्सो का मतलब आउटसाइड। तो जब फूड अंदर आ रहा है इन द बक्कल कैविटी, उसकी एंट्री हो रही है, तो उसको हम एंडोसाइटोसिस कह रहे हैं। जब साइटोपाइज के थ्रू अनडाइजेस्टेड फूड का एग्जिट हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोसाइटोसिस, फाइन। सो दिस इज द न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। नेक्स्ट आफ्टर दिस इज न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, दैट इज अ वेरी वेरी लॉन्ग टॉपिक एंड बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में जनरली। सो ह्यूमंस भी होलोजोइक न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं। तो जहाँ से इंजेक्शन होता है और जहाँ से इजेक्शन होता है उस पूरे पाथ को हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, या फिर गट, या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, या शॉर्ट में जीआई ट्रैक्ट। सो ये जो अलग अलग टर्म्स हैं, ये एक ही को अलग अलग तरीके से हम नाम दिया हुआ है हमने। तो माउथ से लेके एनस तक का जो स्ट्रक्चर होता है उस पूरे के पूरे लॉन्ग ट्यूब को हम बोलते हैं, इन सब नामों से हम जानते हैं, एलिमेंट्री कैनाल, गट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है, दिस इज अ लॉन्ग ट्यूब दैट स्टार्ट्स एट माउथ एंड एंड्स एट एनस, राइट। सो दिस इज अ लॉन्ग ट्यूब जो माउथ पे स्टार्ट होती है एंड एनस पे एंड होती है, 30 फीट लॉन्ग है। दिस इज अ वेरी
लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, बट ये कुछ ऐसे हमारी बॉडी में एकोमोडेटेड है कि 30 फीट हमें लगता नहीं है, इट डजंट सीम कि 30 फीट होगा, बट ये एक नॉर्मल एडल्ट में ऑलमोस्ट 30 फीट लॉन्ग होती है ये ट्यूब। देन डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स से सिंपली हम इनको एंजाइम्स भी कहते हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स वो केमिकल्स होते हैं जो कि डाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब विदाउट एंजाइम्स डाइजेशन नहीं होगा। एंड डाइजेशन यू ऑलरेडी नो, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होना इज कॉल्ड डाइजेशन। तो डाइजेशन करने के लिए जो सब्सटेंसेस चाहिए उनको हम बोलते हैं एंजाइम्स। तो क्या है ये एंजाइम्स? दीज आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट विच ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करते हैं। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स और सिंपली एंजाइम्स, राइट। विदाउट डाइजेस्टिव एंजाइम्स डाइजेशन कभी नहीं होता। फाइन। सो कमिंग ऑन टू द पाथवे ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, माउथ से लेके एनस तक तो हमने बोल दिया कि पूरा पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, बट उसके बीच में और कौन कौन से ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स आते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सो माउथ या फिर बकल कैविटी से स्टार्ट होता है, उसके बाद मतलब हम फूड यहाँ पे लेते हैं बकल कैविटी में, उसके बाद फूड जाता है फेरिंग्स में, उसके बाद फूड जाता है ईसोफेगस, देन इट गोज टू स्टमक, आफ्टर स्टमक इट गोज टू स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड बिटवीन स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन देयर आर 3 डिफरेंट ग्लैंड्स और ऑर्गन्स जिनको हम बोलते हैं लीवर, गॉल ब्लैडर एंड पैंक्रियास। तो इनको हमने स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के साइड बाय साइड रखा है। इसका रीज़न क्या है जब अभी हम पढ़ेंगे इसके थ्योरी तब आपको और क्लियर करेंगे। देन आफ्टर स्मॉल इंटेस्टाइन द फूड गोज टू लार्ज इंटेस्टाइन, आफ्टर दैट इट गोज टू रेक्टम एंड एट लास्ट एनस के थ्रू अनडाइजेस्टेड फूड का इजेशन होता है, राइट। सो दिस इज द होल पाथवे जो कि आप लिख सकते हैं, यू हैव टू रिमेंबर इट। एंड ये तो फ्लो बनाया, बट हाउ एग्जैक्टली ये ह्यूमंस में प्रेजेंट होता है दिस यू कैन सी, राइट। आपको बकल कैविटी इसमें दिख रही है, देन बकल कैविटी ईसोफेगस के बीच में जहाँ पे वी शेप स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं फेरिंग्स, जो यहाँ पे नहीं है लेबल। सो आप अगर लेबल ना करना चाहें तो इट्स कम्प्लीटली ओके। देन आप डायफ्राम देखिए यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है, इट इज़ अ डोम शेप स्ट्रक्चर। सो प्लीज़ रिमेंबर ईसोफेगस के बाद जितने भी ऑर्गन्स हैं, ऑल द ऑर्गन्स लाई बिलो डायफ्राम। जितने भी ऑर्गन्स, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर, पैंक्रियास एक्सेट्रा, जितने भी ये ऑर्गन्स हैं ये सारे के सारे डायफ्राम के नीचे प्रेजेंट होते हैं। फाइन। तो इन सारे के सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में हमें 1 बाय 1 पढ़ना है। सो दिस इज अ वेरी डिटेल्ड टॉपिक, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन दैट इज बकल कैविटी या फिर माउथ। सो माउथ क्या है? माउथ इज द साइट ऑफ इंजेशन। आपको पता है साइट ऑफ इंजेशन का मीनिंग, दैट फूड विल बी टेकन इनसाइड द बॉडी थ्रू माउथ, ठीक है। तो बकल कैविटी में एंट्री होती है फूड की। नेक्स्ट इज दिस बकल कैविटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन ऑफ द फूड, राइट। अब ये मैकेनिकल डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन क्या हुआ? मैकेनिकल डाइजेशन का मतलब जो हमारे बकल कैविटी में टीथ होते हैं, आपको टीथ का फंक्शन ऑलरेडी पता है, वी च्यू और ग्राइंड द फूड, तो उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल डाइजेशन, ठीक है। मैकेनिकल डाइजेशन कौन करता है हमारे बॉडी में? टीथ। बॉडी में मतलब बकल कैविटी में टीथ परफॉर्म मैकेनिकल डाइजेशन, जबकि केमिकल डाइजेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है एक एंजाइम जिसके बारे में हमें पढ़ना है। सो एज अ नेम सजेस्ट केमिकल डाइजेशन, मतलब कोई केमिकल है ना, सो दैट केमिकल इज एन एंजाइम। तो जब आप ये सेंटेंस लिख रहे हैं यू कैन सिंपली राइट मैकेनिकल डाइजेशन इज परफॉर्म्ड बाय टीथ वाइल केमिकल डाइजेशन इज परफॉर्म्ड बाय द एंजाइम। तो कौन सा एंजाइम है? लेट्स सी, बट बिफोर दैट you should remember that there are 3 pairs of salivary glands in our mouth and वो कौन कौन से जगह पे located हैं? These 3. So please read very carefully. There are 3 pairs of salivary gland, not just 3. इस फोटो में आपको 3 दिख रहे हैं and the reason for this is कि face का ये लेफ्ट साइड दिखाया है, तो अगर आप राइट साइड में देखेंगे तो 3 more salivary glands are present, तो that makes 3 pairs, राइट। तो सलाइवरी ग्लैंड्स कितनी होती हैं? 3 पेयर्स होती हैं, यानी इन टोटल 6 सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं हमारी बकल कैविटी में इन दीज 3 लोकेशंस। एंड इन सलाइवरी ग्लैंड्स का फंक्शन क्या होता है? सो सलाइवरी ग्लैंड्स का फंक्शन
दो हैं. फर्स्ट इज दैट इट प्रोड्यूसेस salivary glands produce saliva that keep the food moist for easy passage down the tract, right? तो salivary gland जो term है saliva से आया. saliva आपको पता है कि ये एक liquid होता है. जब भी आपको किसी food की craving होती है and when you think about your favorite food, तो this fluid comes in your mouth. तो ये जो saliva है इसकी इसका क्या रोल है? इसका रोल ये है that it keeps the food moist फॉर ईजी पैसेज डाउन द ट्रैक. मतलब हमारे माउथ में ये जो फूड हमने खाया है वो मिक्सअप होता है सलाइवा से, जिससे कि आगे पाथवे में उसको जाने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो. क्योंकि अगर फूड ड्राई होगा तो बीच में ही वो डाइजेस्टिव ट्रैक में चोक हो सकता है एंड इट मे बी प्रॉब्लमेटिक फॉर अस. सो दिस इज़ वन रीज़न, दिस इज़ वन फंक्शन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स. एंड द नेक्स्ट वन इज, अभी हमने बात करी थी कि एक केमिकल या फिर एक एंजाइम यहाँ पे सिक्रीट होता है. सो व्हाट इज द नेम ऑफ द एंजाइम? दिस कम्स अंडर सेकंड फंक्शन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स दैट इट सिक्रीट्स अ डाइजेस्टिव एंजाइम जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज विच ब्रेक्स डाउन स्टार्च इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल दैट इज माल्टोज. सो आप लोगों को अगर डिस्कशन याद है, हमने बोला था कि जो स्टार्च होता है दैट इज अ काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट. Right, starch is a kind of carbohydrate. That means this salivary amylase is a carbohydrate digesting enzyme. ठीक है. One more discussion if you remember कि हम जो भी फूड खाते हैं उनमें केवल 3 चीज़ों का डाइजेशन होता है. फर्स्ट वन इज कार्बोहाइड्रेट्स, सेकेंड प्रोटीन्स एंड थर्ड फैट्स. कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स, ये 3 चीज़ों का डाइजेशन होता है हमारी बॉडी में. तो अभी जो हमने जो भी फूड खाया, लेट्स से इट कंटेन्स ऑल द 3, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स तीनों हैं. तो ये जो सलाइवरी अमाइलेज है उन तीनों में से केवल और केवल ये कार्बोहाइड्रेट्स और उसमें भी स्टार्च पे एक्ट करता है. राइट, सो दिस ब्रेक्स डाउन स्टार्च इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल. तो इसी को हमने केमिकल डाइजेशन कहा था. ठीक है. तो ये दिस इज द फर्स्ट डाइजेस्टिव एंजाइम इन आवर बॉडी जो कि आपको याद रखना है. डाइजेस्टिव एंजाइम का नाम क्या है? सलाइवरी अमाइलेज, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम. नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है आफ्टर बकल कैविटी दैट इज फेरिंग्स. व्हाट इज दिस फेरिंग्स? अभी आपको बताया था मैंने कि माउथ एंड ईसोफेगस के बीच में प्रेजेंट होता है एंड इट एक्ट्स एज अ जंक्शन बिटवीन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. मतलब हम ब्रीदिंग करते हैं, हम खाना खाते हैं, तो दोनों ही ये जो ट्रैक्ट हैं एक जगह पे एक दूसरे से मिलते हैं एंड द पॉइंट और द प्लेस वेयर दे मीट ईच अदर उसको हम बोलते हैं फेरिंग्स. ठीक है. तो ये जो फेरिंग्स होता है, जब ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है, इट हेल्प्स अस इन स्वेलिंग द फूड. स्वेलिंग का मतलब फूड निगलने में हमें हेल्प करता है. एंड यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट वेन एवर वी स्वेलो फूड, जब भी हम अपना खाना निगलते हैं, स्वेलो करते हैं, फॉर दैट मोमेंट हमारी ब्रीदिंग उस मोमेंट के लिए रुक जाती है. सो व्हाट इज़ द रीज़न? क्योंकि हमारे दोनों डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मिलते हैं एक जगह. तो अगर हम खाना खा रहे हैं तो उस टाइम पे, खाना खा रहे हैं मतलब खाना निगल रहे हैं, स्वेलो कर रहे हैं, तो उस टाइम पे ब्रीदिंग मोमेंटरीली रुक जाती है. ठीक है. तो दिस इज द रीज़न. अगर इफ़ यू हैव नेवर नोटिस इट, ट्राई टू डू दिस वाइल ईटिंग योर फूड टुडे, कि जब भी आप फूड को स्वेलो करेंगे यू विल सी फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स आपकी जो ब्रीदिंग है वो रुक जाती है थोड़ी देर के लिए. सो दैट्स ऑल अबाउट फेरिंग्स. नेक्स्ट इज ईसोफेगस. नाउ ये जो दोनों स्पेलिंग्स हैं, बोथ स्पेलिंग्स आर एक्सेप्टेबल. वन इज ब्रिटिश इंग्लिश, द अदर वन इज अमेरिकन इंग्लिश. तो आपको जो मन करे आप वो वाली इसकी स्पेलिंग लिख सकते हैं. बोथ आर करेक्ट. सो ईसोफेगस का दूसरा नाम होता है फूड पाइप. राइट. तो ये ईसोफेगस का काम क्या होता है? यहाँ पे डाइजेशन नहीं होता, डाइजेशन के लिए नहीं है ये ईसोफेगस. दिस इज सिंपली टू ट्रांसफर द फूड फ्रॉम माउथ टू द स्टमक. ये ट्रांसफर करने के लिए ही होता है खाली. सो इसकी लेंथ जो है 10 इंच है एंड इसका काम क्या है? फंक्शन, इट ट्रांसफर्स फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक थ्रू पेरिस्टालसिस. माउथ से स्टमक तक ये पेरिस्टालसिस के थ्रू फूड को पास ऑन करता है. नाउ ये पेरिस्टालसिस जो टर्म है इसका मीनिंग क्या हुआ इसको समझने के लिए इसकी डेफिनेशन अभी लिखते हैं. बट बिफोर दैट ट्राई टू अंडरस्टैंड द टर्म, ये क्या चीज़ है. पेरिस्टालसिस का मीनिंग होता है हमारा जो पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल है उसमें जब फूड आगे फर्दर पास ऑन होता है तो उस टाइम पे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करती हैं. कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स.
ठीक है। ये जो हमारा पूरा एलिमेंट्री कैनाल है बहुत रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है, मस्कुलर होता है, तो क्या होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, रिलैक्स, मतलब हार्ट जैसा होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, जस्ट लाइक दैट एलिमेंट्री कैनाल भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिलैक्स होगा। तो पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल हमारा कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होता है, जिससे कि फूड फर्दर पास ऑन होता है। एंड ये जो पेरिस्टाल्सिस है सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है ये ईसोफेगस में। सो यू कैन राइट द डेफिनेशन ऑफ पेरिस्टाल्सिस और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये 1 मार्क के हिसाब से मोस्ट ऑफ द स्कूल्स दिस डेफिनेशन कम्स। आपको 1 मार्क में पूछा जाएगा सिंपली डिफाइन पेरिस्टाल्सिस, सो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। सो दिस इज अ डेफिनेशन, द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स ऑफ एंटायर गट स्पेशली ईसोफेगस। तो पूरे गट में होती है, ऐसा नहीं केवल ईसोफेगस में, पूरे के पूरे गट में होगी, बट स्पेशली सबसे ज़्यादा कहाँ पे प्रोमिनेंट होती है ये ईसोफेगस में, बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ ईसोफेगस फूड फिर जाता है माउथ से स्टमक में ट्रांसफ़र हो जाता है। फाइन। सो बिफोर कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट ऑर्गन, जो कि पता है आपको ईसोफेगस के बाद स्टमक आएगा, बट बिफोर दैट इस स्लाइड को देखिए कि इसमें क्या बताया जा रहा है आपको। हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। ठीक है, यू कैन सी दिस इमेज, जिससे कि आपको पता चल जाए कि हेड क्या है, थोरैक्स क्या है, एब्डोमेन क्या है, राइट। तो हेड आप सबको पता है क्या चीज़ है। थोरैक्स का मतलब होता है चेस्ट रीजन जो होता है उसको हम थोरैक्स कहते हैं। थोरैक्स के जस्ट नीचे जो रीजन है उसको हम एब्डोमेन कहते हैं। सो थोरैक्स एंड एब्डोमेन को जो डिवाइड करता है उसको हम बोलते हैं डायफ्राम। जो अभी आपने देखा था डाइजेस्टिव सिस्टम का एक इमेज थी, एनसीईआरटी में ही है वो इमेज, उसमें डायफ्राम डोम शेप स्ट्रक्चर होता है, तो वो जो स्ट्रक्चर है वो थोरैक्स को एब्डोमेन से सेपरेट करता है। फाइन। सो ये अचानक से क्यों बताया गया आपको ये स्लाइड, क्योंकि अब आगे के जितने भी स्लाइड्स हैं उसमें यू विल सी दैट ऑल द ऑर्गन्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी फर्दर, वो सारे के सारे एब्डोमेन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो एब्डोमेन, अगर आपको एब्डोमेन नहीं बताया जाएगा तो जनरली बच्चों को ये लगता है कि एब्डोमेन मीन्स स्टमक। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आई हैव सीन कि उनको एब्डोमेन का मीनिंग लगता है स्टमक को हम बोलते हैं एब्डोमेन, बट ऐसा नहीं है। थोरैक्स के नीचे जितना भी ये पोर्शन है उसको हम एब्डोमेन कहते हैं। सो काफ़ी सारे अभी ऑर्गन्स आप जो पढ़ने वाले हैं उसमें आप देखेंगे दैट दिस इज प्रेजेंट इन राइट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी या फिर लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। तो आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि एब्डोमिनल कैविटी या एब्डोमेन रीजन होता क्या है एग्जैक्टली। ठीक है, एंड थोरैक्स टर्म हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन में, जिसमें हम पढ़ेंगे कि लंग्स प्रेजेंट होते हैं थोरैक्स या फिर थोरैक्सिक कैविटी में। सो एब्डोमेन आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि किसको बोलते हैं। सो नाउ स्टडी अबाउट स्टमक। स्टमक क्या चीज़ है, आज का वीडियो लेक्चर का दिस इज़ अ लास्ट टॉपिक स्टमक। उसके आगे का स्मॉल इंटेस्टाइन या लीवर, पैंक्रियाज, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। सो स्टमक के बारे में पढ़ते हैं। स्टमक इज़ अ जे शेप्ड ऑर्गन। ठीक है, जे शेप आपको पता है कैसे होते हो, जे शेप्ड ऑर्गन है। कई बार इसको क्रिसेंट शेप भी बोलते हैं। क्रिसेंट मतलब क्रिसेंट मून आप सबने देखा है, तो जस्ट लाइक क्रिसेंट मून इसकी शेप होती है, तो आप जे शेप बोलें या क्रिसेंट मून, आप जो भी लिखना चाहें इसको। सो तो लोकेशन ऑफ स्टमक इज दिस, राइट। तो आप देख सकते हैं जस्ट बिलो डायफ्राम, इसमें डायफ्राम नहीं है बट जस्ट बिलो डायफ्राम ये प्रेजेंट होता है। ईसोफेगस के बाद आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले आता है स्टमक। सो यू मे इजली सी कि ये हमारी बॉडी के कौन से पार्ट में होता है, लेफ्ट पार्ट ऑफ आर बॉडी। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज अ हॉलो ऑर्गन located just inferior to the diaphragm in the left part of the abdominal cavity. So when we are saying just inferior, inferior मतलब just below, diaphragm के just नीचे होता है and abdominal cavity के left part में होता है। ठीक है, now gastric word जब भी आप सुनेंगे आप समझ जाना कि वो स्टमक के बारे में बात हो रही है। तो स्टमक की वॉल्स को हम क्या बोलेंगे, गैस्ट्रिक वॉल्स। ठीक है, तो जो स्टमक की वॉल्स हैं इनको हमने बोला गैस्ट्रिक वॉल्स। ये गैस्ट्रिक वॉल्स में कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जिनको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, एंड ये एक जूस को सिक्रीट करते हैं जिसका नाम होता है गैस्ट्रिक जूस। सो मैनी गैस्ट्रिक टर्म्स यू हैव सीन कि गैस्ट्रिक वॉल्स में प्रेजेंट होती हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स और वो सिक्रीट करती हैं गैस्ट्रिक जूस। तो ये जो गैस्ट्रिक जूस है इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड। एंड इसके बाद जो बुलेट लिखा है दैट इज़
दिस इज़ क्वाइट अंडरस्टूड कि हमारा जो स्टमक है इट एक्सपैंड्स व्हेन फूड एंटर्स इनटू इट, है ना। तो आपको पता है कि अगर फूड स्टमक में एंटर करेगा तो वो ऑब्वियसली एक्सपैंड करेगा, मस्कुलर होता है क्योंकि ये स्ट्रक्चर में। सो कमिंग ऑन टू द गैस्ट्रिक जूस के क्या क्या कॉम्पोनेंट्स हैं, दे आर 3 कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ गैस्ट्रिक जूस जिनके बारे में हमें पढ़ना है, उनके फंक्शंस क्या क्या हैं। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन दैट इज पेप्सिन, ठीक है। 3 हैं कॉम्पोनेंट्स, तो हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे इनके बारे में। फर्स्ट वन इज पेप्सिन। सो इसको याद रखना बहुत ईजी है, P फॉर पेप्सिन एंड P फॉर प्रोटीन। दैट मीन्स दिस इज एन एंजाइम विच डाइजेस्ट प्रोटीन्स। ओके, कमिंग बैक टू द सेम डिस्कशन। 3 चीज़ें डाइजेस्ट होती हैं बॉडी में, एक है कार्बोहाइड्रेट, द सेकेंड वन इज प्रोटीन, द थर्ड वन इज फैट। तो कार्बोहाइड्रेट का आपने देखा था कौन सा एंजाइम था, सिलाइवरी अमाइलेज, बगल कैविटी में। दिस इज पेप्सिन। पेप्सिन इज प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, ठीक है। तो प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ पे स्टार्ट होता है, स्टमक में। सो पेप्सिन क्या है, इट कन्वर्ट्स प्रोटीन्स इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स, पेप्टाइड्स में ये इसको कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। नेक्स्ट आफ्टर दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, इसके 2 फंक्शंस हैं। फर्स्ट फंक्शन इज दैट इट मेक्स अ मीडियम एसिडिक फॉर एक्टिवेशन ऑफ पेप्सिन। मतलब ऊपर जो डाइजेस्टिव एंजाइम लिखा है, ये एंजाइम केवल और केवल एसिडिक मीडियम में ही फंक्शन करता है। तो ये जो एसिडिक मीडियम है इसको कौन देता है, HCl। इफ देयर इज नो HCl इन आवर स्टमक तो पेप्सिन सिक्रेट नहीं होगा। पेप्सिन सिक्रेट नहीं होगा तो प्रोटीन कभी भी डाइजेस्ट नहीं होगा। सो फॉर द एक्टिवेशन ऑफ पेप्सिन, द एंजाइम पेप्सिन एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एंड इसका जो सेकंड फंक्शन है दैट इट किल्स बैक्टीरिया। तो जितने भी बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर करते हैं उन सबको ये मार देता है, किल कर देता है। सो दे आर 2 वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। थर्ड आफ्टर दिस इज दैट द जो गैस्ट्रिक जूस है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसका pH काफ़ी लो होता है, दैट इज 1.2। सो आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स को pH का मीनिंग नहीं पता होगा क्या होता है। सो व्हेन यू विल स्टडी द चैप्टर्स एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, तो उसमें आपको pH के बारे में ज़्यादा नॉलेज होगा। सो फॉर द टाइम बिंग यू मे जस्ट नोट इट डाउन दैट द pH ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज 1.2. सो द थर्ड वन आफ्टर दिस इज, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, 3 कंपोनेंट्स होते हैं गैस्ट्रिक जूस के, पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड द लास्ट वन इज म्यूकस। सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है दैट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। तो हमारा जो गैस्ट्रिक वॉल्स हैं वो मस्कुलर होते हैं, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस की वजह से वो डैमेज हो सकते हैं। सो दिस म्यूकस प्रोटेक्ट्स द गैस्ट्रिक वॉल्स फ्रॉम द कोरोसिव एक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो HCl इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, उससे बचाने के लिए, उसके डैमेज ना करे वो हमारी गैस्ट्रिक वॉल्स को, इसके लिए उसके ऊपर एक म्यूकस की लाइनिंग होती है, ठीक है। तो म्यूकस कभी भी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होने देता हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड गैस्ट्रिक वॉल्स के बीच में। सो दिस इज द फंक्शन। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज स्फिंक्टर। ये स्फिंक्टर बिल्कुल एक सेपरेट टॉपिक है, मतलब गैस्ट्रिक जूस के अंदर जो 3 लिखे थे हमने, दैट दीज 3 कॉम्पोनेंट्स आर ओवर। तो स्फिंक्टर इसको आप अलग से लिखिएगा। तो स्फिंक्टर है क्या चीज़, इसकी डेफिनेशन को अभी हम बाद में पढ़ते हैं। पहले इस डायग्राम को देखिए, लेफ्ट साइड वाले डायग्राम को आप देख रहे हैं। स्टमक के ऊपर है एक ट्यूब ईसोफेगस, स्टमक के नीचे है दूसरी ट्यूब स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो ये होता क्या है स्टमक में, तो ये जो 2 ट्यूब्स होती हैं ऊपर, ईसोफेगस एंड स्टमक, ईसोफेगस एंड स्टमक के बीच में एक स्ट्रक्चर होता है और दूसरा स्ट्रक्चर होता है स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में। तो जो स्फिंक्टर है इनको आप विंडो या डोर की तरह कंसिडर करिए फॉर द टाइम बिंग। तो एक विंडो कहाँ है, ईसोफेगस और स्टमक के बीच में, दूसरी विंडो है स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में। सो व्हाट हैपेंस इज दैट ईसोफेगस से जब फूड स्टमक में आ रहा है, तो हम नहीं चाहते कि फूड एक बार जब स्टमक में जा चुका है तो वापस से ईसोफेगस में आए। सो एज सुन एज द फूड एंटर्स फ्रॉम ईसोफेगस टू द स्टमक, दीज विंडोज गेट क्लोज्ड। क्यों, जिससे कि स्टमक का कंटेंट वापस से ईसोफेगस में ना जाए। ऐसे ही दूसरी विंडो वहाँ पे प्रेजेंट है स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में। तो जैसे ही स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया फूड, तो वो वाली विंडो भी क्लोज हो जाएगी, जिससे कि दोबारा से स्टमक में फूड ना आए, राइट। सो यू मस्ट हैव अंडरस्टूड कि क्या है इन विंडो का काम। इन विंडो को हमने नाम दिया है स्फिंक्टर।
इनकी डेफिनेशन ये है, दीज आर द सेल्फ रेगुलेटेड मसल्स। सेल्फ रेगुलेटेड मसल्स मतलब ये अपने आप ही अपना फंक्शन कंट्रोल करती हैं। सो दीज आर द सेल्फ रेगुलेटेड मसल्स विच एक्ट एज वेल्व टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ कंटेंट ऑफ दैट ऑर्गन। ठीक है, तो स्टमक से वो ईसोफेगस में ना जाए या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से वो स्टमक में ना जाए, तो बैक फ्लो को प्रिवेंट करती हैं, जिससे कि फूड केवल फॉरवर्ड जाए, कभी भी वो रिवर्स साइड में वापस ना आए। सो दे आर 2 स्फिंक्टर्स, इन टोटल 3 स्फिंक्टर्स हैं, बट स्टमक में 2 स्फिंक्टर्स होते हैं। देयर इज वन मोर स्फिंक्टर, आप पढ़ेंगे एनस में पढ़ेंगे। सो दे आर इन टोटल 3 स्फिंक्टर्स, बट अगर हम स्टमक की बात कर रहे हैं तो दे आर 2 स्फिंक्टर्स इन स्टमक। फर्स्ट वन इज बिटवीन ईसोफेगस एंड स्टमक, एंड द सेकेंड वन इज बिटवीन stomach and small intestine. So this was all about today's video lecture. In the next video lecture हम holozoic nutrition in humans finish करेंगे। उसमें हम liver, pancreas, small intestine, large intestine, rectum, anus इन सब के बारे में पढ़ेंगे। So I hope you must have understood. So that is all about today's session. Thank you.